तो ठीक है, आज की इस क्लास में जो है हमें जो पढ़ना है वो है कि कार्ट जो हमने कल बनाई थी उसकी थोड़ी सी हमने CSS भी लिखी थी कल। तो हमारा जो cart.cshtml है उसमें हमने कुछ इस तरह से CSS लिखी। मैंने CSS नहीं लिखी, मैंने बूटस्ट्रैप का ही यूज़ किया। जैसे कि आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर बूटस्ट्रैप में एक क्लास होती है, उसको हम बोलते हैं रो क्लास। क्या बोलते हैं? रो क्लास। एंड वो जो रो वाली क्लास होती हैं वो आप देखते हो उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी उसमें फ्लैक्स हुआ होता है। तो रो जब हम करते हैं तो रो क्या होता है? रो होता है जो हॉरिजेंटली होते हैं, इस तरह से रोज हॉरिजेंटल्स को बोलते हैं। एंड कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स वर्टिकली होते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या किया, मैंने सिंपली इसके अंदर एक रो क्लास बनाई एंड उस रो क्लास के अंदर मैंने कॉलम्स बनाए। ठीक है, तो मैंने कितने कॉलम्स बनाए? 1 2 3 4 5। प्रोडक्ट नेम, पिक्चर, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, प्रोडक्ट टोटल एंड एक और मैंने बनाया रिमूव। अब आप बोलोगे कि सर ये 3 कॉल 2 कॉल 2 ये सब क्या है? देखो, कॉल 3 का मतलब होता है, बूटस्ट्रैप में याद रखना कि दैट बूटस्ट्रैप में जो रो होता है उसको आप 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। कितने? 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। तो बताओ इसमें फिर कितने कॉलम हैं? इसमें तो 5 ही कॉलम है। अब मैंने क्या किया, मैंने वो जो 12 कॉलम है मैंने उसको डिवाइड किया इन्हीं 5 कॉलम्स के अंदर। तो मैंने लिखा 3 3 2 2 2, ये कितना हुआ टोटल में? 3 3। मान लीजिए कॉल 3 यानी कि इसने 3 कॉलम्स की जगह ले ली, यानी कि प्रोडक्ट नेम हो सकता है बड़ा हो, तो मैंने 3 कॉलम्स की जगह किसको दे दी? प्रोडक्ट नेम को। 3 कॉलम्स की पिक्चर को, क्वांटिटी एंड प्राइस को 2 कॉलम, प्रोडक्ट टोटल को 2 और रिमूव को भी 2। इस तरह से अगर आप जाओगे, अभी मान लीजिए अगर हम फॉर एग्जांपल अपने इस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, इनको पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं, स्वैगर को भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अभी देखिए, अभी हमारी जो कार्ट है उसमें प्रोडक्ट नेम, पिक्चर, क्वांटिटी इंटू प्राइस, प्रोडक्ट टोटल एंड रिमूव, ये बराबर 3 3 2 2 और 2 पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई। इसके बाद हम अगर आपको पता होगा कि यूज़र कंट्रोलर में कल हमने जहाँ पर कार्ट को गेट किया, जहाँ पर हम कार्ट पेज को गेट कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने एक मेथड जो बनाया ना, HTTP गेट, जो एक्शन मेथड है हमारे पास, वहाँ पर हम पहले ऑथराइजेशन टोकन को चेक कर रहे हैं एंड उसके बाद हम कार्ट को फाइंड कर रहे हैं। ओके, एंड कार्ट को हम फाइंड कर रहे हैं उसके यूज़र आईडी के हिसाब से, क्योंकि कार्ट में हमने एक फॉरेन की रखा है यूज़र आईडी, तो हम उस फॉरेन आईडी का यूज़ करके कार्ट को निकाल रहे हैं। एंड एक यूज़र की एक ही कार्ट है ना, बिकॉज दे आर हैविंग 1-to-1 रिलेशनशिप, एक यूज़र की एक कार्ट का एक यूज़र। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये जो है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंग जब हमने किया तो ये चल गया। अब जब हमें कार्ट मिल जाती है, अगर कार्ट नहीं होती तो हम उस केस में नॉट फाउंड बोल देते हैं, लेकिन अगर कार्ट मिल जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट्स हम ढूंढते हैं। आप प्रोडक्ट्स हम किस हिसाब से ढूंढते हैं? उसमें आप देखो, मैंने इसको बोला कि तुम वो वाले प्रोडक्ट्स ढूंढना जहां पर कार्ट आईडी जो है वो बराबर होगी किसके, यानी कि वहाँ मुझे वो वाले कार्ट प्रोडक्ट्स दे दो जहां पर उनकी कार्ट आईडी किसके बराबर होगी? कार्ट आईडी के बराबर, यानी कि जो एक्चुअल में हमने कार्ट इससे पहले ढूंढी है, अगर कार्ट आईडी बराबर होगा CP.cart आईडी के बराबर, तो तुम मुझे वही प्रोडक्ट्स देना। अब ऑब्वियसली वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ना कार्ट में हो, कार्ट कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कार्ट प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया? टू लिस्ट एसिंक। बाद में फिर एक कार्ट व्यू मॉडल हमने कल किया था, इसको मैंने कहा था कि दैट इट्स कॉल्ड एज अ DTO, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। तो ये डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट जो है कार्ट व्यू, तो उसमें हमने पहले ही रखा था कार्ट और रखे थे प्रोडक्ट्स, यानी कि इस कार्ट व्यू के अंदर अगर आप देखोगे, कार्ट व्यू के अंदर वी आर हैविंग ए सिंगल कार्ट एंड अ प्रोडक्ट्स लिस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स आई कलेक्शन, तो ये सही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने दोनों ही व्यू, मैंने एक व्यू मॉडल की एक नई इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर दिया और उसमें कार्ट और प्रोडक्ट्स डाल दिए। कार्ट मैंने ऊपर ढूंढी थी और प्रोडक्ट्स भी मैंने ढूंढे थे। कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि दैट कहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। देखो वो तो कल हमने पढ़ लिया, उसके ऊपर मैं अभी फिर से डिस्कशन नहीं करूँगा। इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि दैट जब आप किसी कार्ट प्रोडक्ट को क्या करते हो, जब आप किसी कार्ट प्रोडक्ट को फेच करते हो, मैं चाहता हूँ कि उस कार्ट प्रोडक्ट का एक्चुअल जो नेविगेशन प्रॉपर्टी है, वहाँ पर कार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट नेविगेशन प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट भी उसके साथ फेच हो जाए, यानी कि एक तो कार्ट प्रोडक्ट भी फेच हो जाए। अभी कार्ट प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसकी क्वांटिटी, साइज़, कलर, वो तो कार्ट प्रोडक्ट में ही सेव है ना,
कौन सा आइटम कितनी बार है, कौन से आइटम का कौन सा कलर, कौन सा साइज़, वो तो कार्ट प्रोडक्ट में ही सेव है ना। तो साथ में मैं चाहता हूँ कि दैट प्रोडक्ट की बाकी डिटेल्स भी आ जाए, यानी कि जो प्रोडक्ट की प्राइस, उसका डिस्काउंट, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की इमेज, वो सब भी इसके अंदर आ जाए। तो मैंने इंक्लूड का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया है। हाँ नहीं, ये 2 डायमेंशनल एरे जैसा नहीं बनता, ये नेविगेशन प्रॉपर्टी है। तो नेविगेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये इसको बोलता है कि तुम कार्ट के अंदर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लेकर आओ, और जो फिर यानी कि कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली नहीं है, कार्ट के अंदर असल में कार्ट प्रोडक्ट है, तो फिर उसके अंदर प्रोडक्ट है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि तुम वो भी लेकर आओ। ठीक है। तो हाँ, आप जो कह रहे हो कि दैट ये एक डिक्शनरी की तरह बनता होगा, वैसे तो ये नहीं बनता, लेकिन ये ऐसे है कि दैट ये एक कार्ट प्रोडक्ट है, फिर कार्ट प्रोडक्ट के अंदर जो है ना एक और नेविगेशन प्रॉपर्टी, यानी कार्ट प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट है। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था ना कि दैट आउटर एंड इनर, तो ये एक मान लो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब पहले करली ब्रेसेस, एक ऑब्जेक्ट, फिर उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, आया समझ। तो यानी कि कार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और हमें कौन से कार्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, जहां पर असल में cp.cart_id cart.cart_id से मिलते होंगे। और इस तरह से ये दोनों प्रोडक्ट्स और कार्ट जो है ना, असल में देखो आप यहाँ पर हम कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हम मतलब हमको लगता है शायद अभी क्या होता है कि जब हम बहुत टाइम तक कोडिंग करते रहते हैं, फिर हमको नॉमेनक्लेचर खुद से समझ में आता है, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कार्ट व्यू के अंदर जो ये प्रोडक्ट्स है ना, ये किसकी इंस्टेंस है असल में, है ना, असल में कार्ट प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं इनको नाम भी रखता ना यहाँ पर कार्ट प्रोडक्ट्स, वो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मैंने क्यों नहीं रखा, उसकी क्या रीज़न है, बिकॉज अब ना थोड़ा सा ये अंडरस्टूड है ना। जैसे हम जब हम मैथमेटिक्स में कोई काम करते हैं, फिर हम नीचे जब वही काम कर रहे होते हैं, हम क्या लिखते हैं फिर, सिमिलरली। हाँ, हम लिखते हैं ना सिमिलरली। इसी तरह से ये भी है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता कार्ट प्रोडक्ट की कलेक्शन, अगर मैं इसको प्रॉपर नाम लिखता कार्ट प्रोडक्ट, तो आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होते। तो ठीक है, मैं ट्राई करूँगा आगे से मैं इस तरह के नाम रखूँ। तो इसका मतलब ये क्या है फिर, यहाँ पर ये कार्ट प्रोडक्ट्स है। ठीक है, कार्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। तो फिर ये वाले कौन से प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी तो फिर कार्ट प्रोडक्ट्स ही हो गए ना। तो ठीक है, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कार्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तो मैं इनका भी नाम रखता हूँ कार्ट प्रोडक्ट्स। और ये कैसे पता चलता है कि असल में ये कार्ट प्रोडक्ट्स है, क्योंकि आप देखो क्वेरी किस पे चला रहे हो, कौन से टेबल पे क्वेरी चला रहे हो, कार्ट प्रोडक्ट्स पर। आपने कार्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेरी चलाई है, तो ऑब्वियसली इसका नाम अगर हम कार्ट प्रोडक्ट्स रखते तो ये ज़्यादा प्रोफाउंड होता, ज़्यादा अच्छे से समझ आता हमको। तो मैंने देखो मैंने नॉमेनक्लेचर भी ठीक कर दिया, सही है ना। तो ये असल में कार्ट के अंदर के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको हमने नॉमेनक्लेचर में किस नाम से बोला था, हमने उनको कार्ट प्रोडक्ट्स के नाम से बोला था। एंड कार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर है प्रोडक्ट, तो अब ये थोड़ा ज़्यादा विविड हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्ट व्यू के अंदर एक तो कार्ट है और दूसरे उसके अंदर कार्ट प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट है, और वो कार्ट प्रोडक्ट्स में भी मैंने ढूंढ लिए एंड कार्ट भी मैंने ढूंढ ली। तो ये दोनों चीज़ें हो गए। तो अब जब हमने ये किया ऑब्वियसली अब फॉर एग्जांपल हमारा आगे जाकर हम यही व्यू मॉडल, यानी कि जो DTO हमारा डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट जो हमारा है, वो हम व्यू के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद जब हम कार्ट में जाएंगे, वहाँ पर हम इसी मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। कौन से मॉडल को, कार्ट व्यू, यानी कि जो हमारा DTO है ना असल में, उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। बाद में हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी देखो हमने मॉडल डॉट, हम इसको बोलते हैं कि देखो मॉडल के अंदर जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी हैव मॉडल डॉट कार्ट प्रोडक्ट्स। तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मॉडल के अंदर जो कार्ट प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर आप फॉर ईच लूप चलाइए। एंड फॉर ईच लूप यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, उतनी बार ये ड्यू बनेगा। ये जो ड्यू है ना यहाँ पर, दिस वन, यानी कि उतनी बार ये रो बनेगा। नाउ मैंने यहाँ पर क्या किया, अब प्रोडक्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट है, उसके अंदर फिर प्रोडक्ट नेम है। इसी तरह से प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट है, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट इमेज है। इसी तरह प्रोडक्ट की क्वांटिटी, एंड ये कौन सी क्वांटिटी है जो हमने यूज़र ने सिलेक्ट की थी, और प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट प्राइस। तो यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें कर दी। तो इनका भी मैंने रखा है, इनको भी मैंने कॉलम्स में ही रखा है। और टेक्स्ट म्यूटेड का कलर थोड़ा ग्रे होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लैक कलर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। पिच ब्लैक कलर जब हम यूज़ करते हैं ना टेक्स्ट के लिए, तो वो अच्छा नहीं लगता। मोस्टली हम कभी कभी करते हैं ब्लैक कलर इस्तेमाल टेक्स्ट के लिए, लेकिन नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट का एक हल्का ग्रेइश कलर रखना चाहिए, डार्क ग्रे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
उससे जो उसकी विजिबिलिटी है ना, उससे जो उसकी क्या कहते हैं उसको, रीडेबिलिटी, वो बढ़ती है। तो मैंने इसको भी कॉल 3 कॉल 3 कॉल 2 कॉल 2 कॉल 2 कर दिया, जो ऊपर था 3 3 2 2 2, है ना। तो इससे ये भी कितने हिस्सों में बढ़ गया, 3 3 2 2 2, ठीक है। जब मैंने इसको सेव किया तो आपने देखा कि दैट ये जो है अभी ये बोल रहा है लॉग इन करने के लिए जाओ। हो सकता है कि दैट इसका टोकन का टाइम क्या हो गया होगा, ख़त्म, क्योंकि हमने कितना घंटा रखा है, 24 घंटा। तो चलो एक और फिर से बार लॉग इन करते हैं, देन हम जाते हैं कहाँ पर, शॉप के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हम फिलहाल लिखेंगे 5153 और फिर हमें किधर जाना है, यूज़र/कार्ट पर। तो यूज़र/कार्ट पर ये कुछ यहाँ पर एरर है, देख लेते हैं इन एरर्स को भी। अब चलो आगे देखते हैं। अब जस्टिफाई, उसके बाद मैंने नीचे लिखा है टोटल। टोटल क्या है, वो है कार्ट का टोटल, मॉडल डॉट कार्ट टोटल। उसके बाद डिस्काउंट और कार्ट टोटल। फिर मैंने सिंपली इसको बोला है कि तुम कहाँ जाओ, प्रोसीड टू चेकआउट। एक बटन मैंने बनाया वहाँ पर, प्रोसीड टू चेकआउट बटन। अब देखना है हमें कहीं पे हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। कार्ट प्रोडक्ट्स हमने फेच कर ली, ठीक है, काउंट भी आ गया। सेव कर लेते हैं, लेआउट में भी हम सेव कर लेते हैं। शायद इसमें कुछ मसले हैं, कंपेयर करना पड़ेगा। कहता है कि आपने कुछ गड़बड़ की है, कोई बात नहीं, उस गड़बड़ को भी ठीक कर लेंगे। अच्छा, इसमें आपको एक बार रिबिल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज हमने किसके साथ छेड़खानी की, मॉडल के साथ। तो मॉडल के साथ छेड़खानी करोगे तो पूरा ही रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं यूज़र/कार्ट। ओके 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 ओके, अभी ये लोड ही हो रहा है। तो चलो कार्ट आ गई। तो ये 3 3 2 2 2। तो बाकी फिर जो मैंने फॉर ईच लूप चलाया है किसके ऊपर, कार्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वहाँ पर उसमें 4 प्रोडक्ट्स थे, तो इसीलिए ये रो कितनी बार आए, हाँ ये रो जो है आप चेक करो, दिस रो, ये वाला रो, दिस वन, ये रो ही है ना। ये रो कितनी बार आएगा, जितने मॉडल डॉट कार्ट प्रोडक्ट्स होंगे, इसीलिए आपने देखा ये रो आया 1 2 3 और 4 बार। उसके बाद फिर मैंने एक और रो नीचे बनाया है जिसमें मैंने लिखा है टोटल, देखो टोटल, ओके। और यहाँ से फिर एक्चुअल में कार्ट का टोटल कितना है, तो मॉडल डॉट कार्ट टोटल। ये डिव इसलिए खाली है क्योंकि मैं चाहता था ना, यहाँ पर मत है ही कुछ, ये असल में रो के ही पार्ट है, तो मैंने 3 3 खाली रख दिए, सो दैट कि ये डायरेक्टली मुझे कहाँ पर आए, इधर। तो जैसे बिल बनाते हैं हम, ठीक है, बिल भी ऐसे होता ना। तो मैंने यहाँ पर जो ये डिव बनाए कॉल 3 इनमें मैंने ये डिव्स बनाए, रखा इनका नाम कॉल 3, इससे 3 की जगह ख़त्म हो गई, 3 की जगह ख़त्म हो गई। तो फिर मैं डायरेक्टली जो डिस्काउंट है वो कहाँ पर आएगा, वो बराबर तीसरे कॉलम के अंदर आएगा, ठीक है। और इसी के यहाँ पर कॉल 4, फिर उसमें अमाउंट है। और यही मैंने यहाँ पर भी किया, कॉल 3। तो ये असल में क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मत है ही कुछ। तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट नेम और पिक्चर, इन 2 कॉलम्स को छोड़कर मैं तीसरे कॉलम में लिखना चाहता हूँ, तो पहले 2 कॉलम्स मैंने एम्प्टी छोड़ दिए, लेकिन उनकी क्लास मैंने रखी कॉल 3। अब चेक कीजिए, देखो जब इस तरह से आप बनाओगे इसको, लास्ट में फिर आपके पास एक बटन है प्रोसीड टू चेकआउट। डीफ्लेक्स किया मैंने उसको, जस्टिफाई कंटेंट किया एंड पर, यानी कि बटन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होता, लेकिन जब आपने कर दिया उसको जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो वो इस वाली साइड से आएगा। और MT3 यानी कि उसके ऊपर मार्जिन टॉप 3 लगा दिया, और उसके अंदर फिर एक प्रोसीड टू चेकआउट बटन है। अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको साइज़ में छोटा करूँ, देखो ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, ठीक है। तो मोबाइल की स्क्रीन कितनी होती है, 500 से कम ही होती है मोबाइल की स्क्रीन। तो आप देख रहे हो कि दैट ये खुद से जो है क्या हो रहा है, इसको खुद से इसका साइज़ जो है छोटा हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन ये क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी है। तो जब आप कोई चीज़ बनाते हो ना ऐसे रो एंड कॉलम्स के अंदर, तो उसके अंदर वो खुद से क्या हो जाती हैं, रेस्पॉन्सिव भी हो जाती है। अगर इससे भी छोटा आप इसको कर दोगे तो इससे भी छोटा करने पर ये रेस्पॉन्सिव ही रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं 500 पिक्सल से छोटा नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपकी कार्ट क्या हो गई फिलहाल, रेडी। एंड यहाँ पर दिखा रहा है यू हैव 4 प्रोडक्ट्स इन योर कार्ट, ये भी हमने ऊपर किया था। एंड इसके लिए हमने लिखा था यू हैव मॉडल डॉट कार्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट काउंट प्रोडक्ट्स इन योर कार्ट, यानी कि मैंने देखा था कि कार्ट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स हम फेच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे जब हम देखेंगे, अब हमें क्या करना है कि
अब हमें यहाँ पर एक तो रिमूव हमें काम करना चाहिए, यानी कि हमें रिमूव काम करना चाहिए। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, जिस तरह से आपने ऐड टू कार्ट बनाया इसी तरह से आपको यहाँ पर एक और मेथड बनाना जिसको आप क्या बोलोगे, रिमूव फ्रॉम कार्ट। एंड वो क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट को रिमूव कर देगा। ठीक है, एक तो वो है। एंड दूसरी चीज़ आपको जो करनी है अब है करना प्रोसीड टू चेकआउट, यानी कि जब आप चेकआउट पर क्लिक करोगे तो हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग। हमारे पास यहाँ पर कंट्रोलर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। कंट्रोलर्स में हमारे पास है होम कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर एंड यूज़र कंट्रोलर। अब हम गए यूज़र स्लैश कार्ट पर। अभी जब हम चेकआउट की तरफ जाएंगे तो ये ऑर्डर की बात हो गई अब, यानी कि अब हम ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो उसको हम नाम रखेंगे, हम उसके लिए एक MVC कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, हम उसका नाम रखेंगे ऑर्डर कंट्रोलर। क्या नाम रखेंगे, ऑर्डर कंट्रोलर .cs। तो ऑर्डर कंट्रोलर, तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर कंट्रोलर जो है बन जाएगा। अभी ऑर्डर कंट्रोलर बन गया, बट मुझे यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करना है ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर। आई वांट टू क्रिएट ऑर्डर, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट। क्या लिखेंगे, ओके, ऑर्डर क्रिएट। और एक और मेथड हम यहाँ पर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे ऑर्डर चेकआउट। क्या नाम रखेंगे, ऑर्डर क्रिएट। और एक यहाँ पर एक और मेथड बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे ऑर्डर चेकआउट। पहले चेकआउट ही बनाएंगे, बाद में क्रिएट होगा। ओके, तो ऑर्डर चेकआउट, तो चेक आउट। ठीक है, ऑर्डर चेकआउट। फिलहाल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिटर्न व्यू। और हाँ, इसके ऊपर आप एट्रीब्यूट लगा दो HTTP गेट, बिकॉज ये एक गेट ही होगा। एंड दिस क्रिएट जो है वो भी मान लो गेट ही है, फिलहाल रखते हैं, बाद में देखेंगे अगर पोस्ट करना पड़ा तो पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे पास दो मेथड्स हमने बनाए, चेकआउट एंड क्रिएट। नाउ दिस चेकआउट एंड क्रिएट, इसका मतलब अगर मैं चेकआउट पेज पे जाऊंगा, चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर इस cart.cs HTML में लिखूंगा कि दैट अगर किसी बंदे ने प्रोसीड टू चेकआउट किया तो तुम किधर जाओगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ASP कंट्रोलर। ASP कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम क्या होगा भाई, कंट्रोलर का नाम होगा ऑर्डर, क्योंकि जो अभी हमने अभी बनाया ना ऑर्डर कंट्रोलर हमने, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, ऑर्डर। एंड जो हमारी ASP एक्शन होगी वो होगी चेकआउट। वो क्या होगी, चेकआउट। और इसको कैसे पता चलेगा कि दैट कौन से ऑर्डर का चेकआउट पेज है ये, क्योंकि चेकआउट पेजेस दिखने में तो एक जैसे होंगे, लेकिन फॉर डिफरेंट यूजर्स, फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, चेकआउट पेज विल लुक डिफरेंट। उनका डेटा डिफरेंट होगा, डेटा डायनेमिक होगा। तो डायनेमिक डेटा को कैसे आप रिट्रीव करोगे, इट मीन्स इसके साथ एक और चीज़ भी होगी जिसको हम बोलते हैं ASP राउट ID। क्या बोलेंगे, ASP राउट। एंड चलो इसका नाम फिलहाल जो है हम रखेंगे कार्ट ID, क्योंकि कार्ट का ही चेकआउट होता है। देखो, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो आपको वो कार्ट थमा देते हैं ना, आप फिर उसके बाद उस कार्ट के साथ घूमते हो पूरे शॉपिंग मॉल में, आपको जो जो चीज़ें खरीदनी उसमें डालते हो, जितनी क्वांटिटी में डालना डालते हो। बाद में जब आप रिसेप्शन पे जाते हो वो आपकी कार्ट को ही ऑर्डर बनाते हैं। और चेकआउट जो बिल बनता है ना, बिल किसका बनेगा, आपकी ही कार्ट का, है ना। तो अभी तो हमने देख लिया यहाँ पर, हमें तो पता है कि दैट हम बिल तो हमारे सामने है, कार्ट तो होती ही ना इसी चीज़ के लिए, सो दैट हम देखें कि दैट कितना पहुँचा, कितनी चीज़ें आ गई इसमें। लेकिन जब हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, इसका मतलब आई वांट टू कंफर्म दिस नाउ। मैं चाहता हूँ कि ये इतना मेरा जो कार्ट के अंदर जो इतनी मटेरियल है मेरी, ये क्या हो जाए, ये कंफर्म हो जाए। तो इसका अब बिल बनेगा बाज़ाब्ता से, किन की तरफ से, उन शॉपिंग मॉल की तरफ से। इसी तरह से यहाँ पर अब इसका बिल बनेगा किसकी तरफ से, वेबसाइट की तरफ से। ठीक है, तो ASP राउट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ASP राउट कार्ट ID। क्या लिखेंगे, ASP राउट कार्ट ID। और यहाँ पर बताओ कार्ट ID क्या है। अभी कार्ट ID जो है वो आप मॉडल से भी निकाल सकते हो। आप लिखोगे @model $, कार्ट के अंदर की कार्ट ID, तो सही है ना। और इसमें भी आप $, डाल दो, इसका मतलब होता है कि जब मॉडल के अंदर कार्ट होगी तब। तो इस तरह से प्रोसीड टू चेकआउट बटन जो है ये फिलहाल काम करना चाहिए। अगर मैं फिलहाल यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करूँ तो आप देखो ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है ऑर्डर/चेकआउट, कार्ट ID इज इक्वल टू दिस, यानी कि मेरे पास कार्ट ID है। नाउ
चेक करो, अगर आपके पास कार्ट आईडी है इसका मतलब आपको पता है कि दैट आप किस कार्ट का बिल फाड़ने वाले हो, है ना। तो उसका टोटल वोटल, उसके अंदर के प्रोडक्ट सब निकाल सकते हो ना आप, है ना। दैट्स वाई जब मैं दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि दैट कार्ट आईडी भी जाए उसके साथ। तो जैसे ही मैं दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता हूँ, यानी कि जैसे ही मैं प्रोसीड टू चेकआउट पर जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दैट ये कार्ट आईडी इसके साथ जाए, सो दैट कि मैं इस कार्ट का क्या बना लूँ, अब वो प्रॉपर बिल बना लूँ, और मैं देखूँ कि दैट इस बंदे का एड्रेस भी क्या है, इस बंदे का एड्रेस भी क्या, कौन से एड्रेस पे फिर हम कल को ये ऑर्डर पहुंचाएंगे। तो पहले तो हमें यहाँ पर जो है चेकआउट पेज बनाना चाहिए। तो चेकआउट पेज पर ये जा रहा है, प्रोसीड टू चेकआउट पे तो ये जा रहा है, लेकिन द थिंग इज दैट कि हमने व्यूज के अंदर ऑर्डर नाम का कोई फोल्डर नहीं बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वहाँ पर एक ऑर्डर नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना चाहिए। तो हमने ऑर्डर नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया, देखिए भाई आ गया। ऑर्डर नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड वहाँ पर एक रेजर व्यू बनाएंगे, उस रेजर व्यू का हम नाम रखेंगे चेकआउट। क्या नाम रखेंगे? चेकआउट। और थोड़ा स्पेलिंग आप कैपिटल यूज़ कीजिए, सी, ठीक है। तो checkout.cshtml मैंने बना ली, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो हमारा यहाँ पर व्यू डेटा है, हम यूज़ करते हैं ना पहले व्यू डेटा ही। तो व्यू डेटा में हमारी कौन सी चीज़ है, वहाँ पर व्यू डेटा में हम टाइटल लिखते हैं। तो व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू, इसका टाइटल क्या होगा, इसका टाइटल होगा चेकआउट, ठीक है, चेक आउट, ओके। और हाँ, यहाँ पर एक टर्मिनेटर। तो फिलहाल ये चेकआउट पेज हमारा बन गया। अब यहाँ पर ये जो हमारा फिलहाल मैं H1 में लिखता हूँ दिस इज चेकआउट, सो दैट हमको पता चल जाए कि दैट ये जाता भी है इस पेज पर कि नहीं। तो चलो यहाँ पर सर्वर को रिबिल्ड भी करते हैं। तो जल्दी क्विकली काम करना चाहिए। देखो ये एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आप इस चीज़ को एक बार दिमाग में बिठा लो, आप जब कोड लिखोगे आपको AI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैट GPT गया भाड़ में। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप घर पे काम करते हो आप लोगों को एक नज़र देनी पड़ती है चैट GPT को, एक नज़र अपने कोड को। तो आपको जो चीज़ चाहिए होती है ना, आपको अंडरस्टैंड करानी पड़ती है किसको, पहले आप उसको पहले समझाते हो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, फिर वो आपको ऐसा ऐसा करके देता है। एंड आपको आइडिया भी नहीं है कि जो ये आपको ये कोड दे रहा है वो सही भी है या गलत। आप कैसे उसको, मतलब हम बोलते हैं कि नहीं कोई भी कोड लिख सकता है, कोई भी कोड नहीं लिख सकता, क्योंकि आपको कहाँ पता जो ये लिख रहा है वो कहाँ पे डालना है, कहाँ पर पेस्ट करना है, उसका मतलब क्या है ना। इट मीन्स अगर चैट GPT कितना भी फॉरवर्ड हो जाए, स्टिल एक डेवलपर ही चाहिए, किस लिए, ये पता करने के लिए कि दैट हमें ये कोड कहाँ पे डालना है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से ही काम करो, मुझे लगता है वही ज़्यादा अच्छा, नकल करने से ज़्यादा अच्छा वही है। क्योंकि आप म्यूज़िक सुन रहे हो, आप मज़े में हो, यहाँ से टाइपिंग कर रहे हो, आपको पता है क्या करना है, ठीक है, आपको पता है मेथड्स क्या है, आपने सब कुछ याद किया हुआ है। एंड कहीं पे फंसोगे तो उस वक्त आपने थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लिया। लेकिन वो जो होता है ना, कोड को वहीं पे छोड़ो, पहले जाओ किधर, चैट GPT पर। चलो अगर यहीं पर भी होता, अब तो यहीं पे चैट GPT चलने लगा है, लेकिन फिर भी वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है ना, क्योंकि अब आपको ये प्रॉब्लम जो असल में आपकी है, अब आपको किसको समझाना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि क्या आपको समझाना आता भी है उसको, है ना मसला, आप उसको सही से बोल भी रहे हो प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप उसको सही से बोल ही नहीं पा रहे कि दैट क्या प्रॉब्लम है, वो सही से जवाब ही नहीं देगा, क्योंकि उसका आउटपुट तो उसके इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो व्हाटएवर जो आप उसको दोगे यहाँ से, वो उसी के बेसिस पर देगा ना वहाँ से आउटपुट। तो जब आपको समझाना नहीं आएगा तो उसको बेचारे को बोलना नहीं आएगा, ठीक है। बाद में वही कोड कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर दोगे तो वो चलेगा ही नहीं। तो ये सब कुछ जो चैट GPT वैट GPT है ना, ये असल में उन डेवलपर्स के लिए है जो ऑलरेडी डेवलपमेंट जानते हैं, ठीक है। वहाँ से कोड कॉपी करके आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं अब चेकआउट पेज पर जाऊँ तो देखो दिस इज़ चेकआउट पेज। तो मैं चेकआउट पेज पे पहुँच गया। अब आपको क्या लगता है चेकआउट पेज पे क्या क्या होना चाहिए? देखो चेकआउट पेज पर एक तो मुझे एड्रेस होना चाहिए, पहले कहीं पर मैं एड्रेस डालूँ, मेरे पास एक प्रॉपर एक एड्रेस जहाँ पर मैं एड्रेस पेस्ट करूँ अपना। और दूसरा हो सकता है कि कोई ओपन कोड होता है ना, जिसको अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाता है, वो सब चीज़ें। एंड बाकी
आपका जो बिल का टोटल है, देखो यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे, ब्रेक थ्रू नहीं दिखाएंगे हम यहाँ पर। ब्रेक थ्रू मतलब किस चीज़ का कितना हुआ, कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में है, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इससे पहले वाले पेज में हुआ है। हमने इससे पहले वाले पेज में ऑलरेडी वो चीज़ की है, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू हमने यहाँ पर दिखाया है कि बिल में कौन कौन सी चीज़ कितनी बार है, किसकी कितनी क्या प्राइस है, बाकी सब चीज़ हमने यहाँ पर कर लिया। इनफैक्ट हम आगे जाकर इसमें डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं, दैट किस किस चीज़ के ऊपर कितना कितना डिस्काउंट है, क्योंकि हो सकता है किसी पे 10% डिस्काउंट है, किसी पे 5% डिस्काउंट है, तो उसका भी कैलकुलेशन आपको कार्ट में ही दिखाना है। हमको दिखाना है कि देखो इसके थे 235 रुपये, लेकिन 10% डिस्काउंट लगा के इसमें अब आपको 23.5 रुपीज़ का क्या मिलेगा, 235 का 10% हुआ ना 23.5, तो वो माइनस करके लगाना है। तो आपने 235 को माइनस करना है इसके 10% डिस्काउंट के साथ, तो फिर प्रोडक्ट का टोटल वही होगा। एंड उसी हिसाब से फिर हम कार्ट का भी टोटल करेंगे हम, लेकिन दिखाएंगे कि देखो आपके पहुंचते थे 2960, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर जो 5% का डिस्काउंट है वो लगा के आपको कितने देने हैं, 2500, ठीक है। बाद में जब हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, जब हम इस पेज पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे एड्रेस, ओके। और दूसरा हम दिखाएंगे कि कोई कूपन कोड मत है आपके पास, आपने कोई कूपन तो खरीदा नहीं था हमसे, वो अप्लाई करके हम मे बी आपको चेकआउट पर और कितना डिस्काउंट देंगे, 10%। उससे क्या होता है कि उससे लोग आते हैं बाई करने के लिए। अब देखो लोग क्यों जाते हैं जोमेटो, अमेज़ॉन या दूसरी किसी चीज़ पर बाई करने के लिए, दुकानदार भी तो वही चीज़ें बेचता है, लेकिन चलो हम बोलते हैं कि दुकानदार के पास कौन जाएगा, लेकिन मसला है ना कि दैट जब आप जा रहे होते ऑफिस कॉलेज या कहीं से, आप वहीं से नहीं ला सकते थे ना, अच्छे से देख भी लेते कि क्या खरीद रहे हैं। लेकिन इंसान क्यों जाता है ई कॉमर्स की तरफ, रीज़न क्या है, रीज़न सिंपली है कि वहाँ पर डिस्काउंट्स होते हैं, दुकानदार आपको उतने डिस्काउंट्स देता नहीं, तो चीज़ पहले सस्ती बहुत होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्सटिलिटी होती है, आप मतलब चीज़ें बहुत होती हैं वहाँ पर, है ना, वहाँ पर मल्टीपल चीज़ें होती हैं बाइंग के लिए। तो आप खुद से मज़े से देख रहे होते हो, घंटा 1.5 घंटा दुकानदार आपको देगा, घंटा 1.5 घंटा चीज़ें देखने, फिर आप कुछ खरीदोगे नहीं, लात नहीं मारेगा वो, हाँ, वो तो दूसरे दिन दुकान पे चढ़ने नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पर तो लड़कियाँ लड़के लोग फ़ोन देख रहे होते हैं, लड़के के साथ फ़ोन बिछा, वो 3-4 वो तो महीने फ़ोन देख रहे होते हैं, अगले महीने खरीदूंगा, तब तक नया आ गया होता है। लड़कियां कपड़े देख रहे होते हैं, वो बोलते हैं शादी के दिन यही पहना है, उसकी शादी है ना उस दिन ये पहनेंगे, तो उन्होंने वो सारे ड्रेसेस जितनी भी चीज़ें उनको खरीदनी हो 10-10 बार देखा होता उन्होंने। दुकानदार आपको इतनी फिजिबिलिटी देगा नहीं, एंड प्लस जब आपको इस चीज़ के ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा तो आप खरीदने जाते हो। तो दैट्स वाई मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि तब चलो यहाँ पर भी डिस्काउंट इसमें ऐड कर देंगे, वो भी हम इसमें करेंगे, एंड जब प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो इसमें कूपन कोड अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट और दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए चेकआउट में, देखो चेकआउट पेज तो अभी खाली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, चेकआउट पेज खाली क्या हो रहा है, डिस्प्ले। मुझे लेकिन यहाँ पर इस चेकआउट पेज पर और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेकआउट पेज कहाँ पर चल रहा है, किस कंट्रोलर पे चल रहा है, ये ऑर्डर कंट्रोलर पे चल रहा है। कार्ट किस पेज पे थी, कार्ट चल रही थी यूजर/कार्ट पे, तो कार्ट यूजर की है, लेकिन जब आप प्रोसीड टू चेकआउट पर जाते हो, नाउ दिस इज ऑर्डर/चेकआउट, नाउ यानी कि ये एक नया राउट है ऑर्डर/चेकआउट। तो हम ऑर्डर कंट्रोलर में हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि आप ऑर्डर कंट्रोलर का प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाओ CTOR करके। तो आप लिखोगे CTOR, इस तरह से आपने एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाओगे CTOR, तो ऑर्डर कंट्रोलर का प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब आपको क्या क्या सर्विसेज के अंदर इंजेक्ट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको SQL DB कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे SQL DB कॉन्टेक्स्ट, देखो देखना चाहिए कि कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो। SQL DB कॉन्टेक्स्ट इज इंपोर्टिंग फ्रॉम p2webmvc.data, जो कि हमारा फोल्डर है, और इसका नाम मैं रखूँगा फिलहाल DB कॉन्टेक्स्ट। तो SQL DB कॉन्टेक्स्ट, एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि दैट हमें कहीं पर अगर यूज़र ID को वेरीफाई करना पड़े तो हमको उसके लिए क्या होनी चाहिए, iToken सर्विस, क्योंकि iToken सर्विस से हम किस चीज़ को वेरीफाई करते हैं भाई, iToken सर्विस से हम टोकन को वेरीफाई करते हैं। तो iToken सर्विस भी मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैंने लिखा टोकन सर्विस, तो ये भी हो गया। एंड और कोई चीज़, मुझे लगता है फिलहाल ये 2 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है। तो इनके क्या बनाएंगे, इनके एनकैप्सुलेटेड फील्ड्स बनाएंगे, एनकैप्सुलेटेड प्रॉपर्टीज़। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइवेट रीड ओनली। एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, यूज़र कंट्रोलर से चोरी करते हैं, ठीक है।
यूज़र कंट्रोलर से चोरी कर लेंगे, क्या ही होगा, तो पेस्ट कर दिया, आ गया। और SQL DB कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने इसका नाम जो है कुछ लंबा चौड़ा रखा, तो DB कॉन्टेक्स्ट नाम रखते हैं इसका। एंड यहाँ पर आप वो जो और दो होती ना, दिस डॉट एंड दिस डॉट, इसको कॉपी करके ये भी कंट्रोलर में डाल देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दिस डॉट DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, दिस डॉट DB कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू DB कॉन्टेक्स्ट। ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो दिस डॉट DB कॉन्टेक्स्ट इक्वल DB कॉन्टेक्स्ट एंड दिस डॉट टोकन सर्विस इज इक्वल टू टोकन सर्विस, ठीक है। तो ये आ गया फिलहाल यहाँ पर। अब DB कॉन्टेक्स्ट भी आ गया और मेरे पास टोकन सर्विस भी आ गई। मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। अब देखिए चेकआउट के टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि दैट इसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक भी लिखेंगे और इसको हम एसिंक्रोनस भी बनाएंगे, क्योंकि हमें इसमें चेकआउट पेज पे जब कोई जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एड्रेस फेच करना है। क्या फेच करना है, हमें एड्रेस फेच करना है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर करनी चाहिए, सबसे पहले चेकआउट पर, और हाँ, चेकआउट का जो पेज है ना, ये टोटली ऑथराइज्ड पेज होगा। तो मुझे यूज़र कंट्रोलर से और भी कुछ चीज़ें चोरी करनी चाहिए, जो कि ये है, सही है ना ये। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा कि चलो भाई टोकन कहाँ से लाते हैं, ग्रेड स्कूल ऑथराइजेशन टोकन, जो हम कुकीज़ से मांग रहे हैं। ओके, कुकीज़ से मांगने के बाद लेट अस डू दिस थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी एंड ऑर्डर कंट्रोलर में हम जाके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर स्ट्रिंग नहीं है, लॉगिन यूज़र पे चले जाना, टोकन सर्विस डॉट वेरीफाइड टोकन करके टोकन से आईडी निकाल दी, वो भी उसके ऊपर भी नल चेक लगा दिया। इट मीन्स यूज़र आईडी मेरे पास आ चुकी है। अब आप कहोगे कि सर यूज़र आईडी का हमें क्या करना है, यूज़र आईडी का क्या करना है। देखो, ये यूज़र आईडी मैं यूज़ करूँगा एड्रेस को फैच करने के लिए, आप समझ रहे हो। मुझे एड्रेस चाहिए ना पहले, क्योंकि मुझे इस पेज में, चेकआउट वाली पेज में पहले मुझे यूज़र का एड्रेस दिखाना है। अभी एड्रेस दिखाना है तो उसके लिए भी हमें DTO चाहिए ना, एड्रेस व्यू, क्योंकि एड्रेस दिखाना है ना। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर कंट्रोलर में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हम एड्रेस ढूंढेंगे। हम लिखेंगे where एड्रेस, ठीक है। एड्रेस जो है वो किसके बराबर है, वो है अवेट DB कॉन्टेक्स्ट। अभी DB कॉन्टेक्स्ट आएगा कि तो रुलाएगा, DB कॉन्टेक्स्ट डॉट एड्रेसेस, देखो है ना वहाँ पर एड्रेसेस, क्योंकि हमने, हमारे पास एड्रेसेस नाम की मॉडल है ना, हमने हमारे डोमेन मॉडल में एड्रेस है ना। एड्रेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। एड्रेस में हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, लैंडमार्क, फोन मार्क, सब कुछ लिया है हमने। लेकिन आप देखो, हमने एड्रेस में एक फॉरेन की भी रखी है, यूज़र आईडी। इसका मतलब हम यूज़र आईडी से क्या ढूंढेंगे, हम यूज़र आईडी से एड्रेस निकाल देंगे, है ना। तो वही तो है, इसीलिए तो मुझे यूज़र आईडी चाहिए थी। तो मैंने लिखा अवेट DB कॉन्टेक्स्ट डॉट एड्रेसेस डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक, ठीक है। तो मैं लिखूँगा फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक, लेकिन किससे निकालूंगा मैं, हाँ, मैं ये निकालूंगा जब मैं फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिखूँगा कि मुझे यूज़र आईडी से निकालना है, ठीक है। और ये एक ही होगा, क्योंकि एक बंदे का एक ही एड्रेस है, हमने नहीं रखा है। मे बी अगर रखा भी होगा तो हमें उसमें एक ही एड्रेस सेलेक्ट करना होता है ना। ऐसा कि कभी आपने अमेज़ॉन से कोई चीज़ खरीद ली, फिर वो आपके एड्रेस सेव करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको बोलते हो कि इस एड्रेस पे नहीं, दूसरे एड्रेस पे डाल देना। तो जैसे कि मेरे भी अमेज़ॉन पे 4-5 एड्रेसेस हैं, तो जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, तो मान लो अगर मुझे संडे के दिन उसकी डिलीवरी होगी, तो मैं उस वक्त घर पर होऊंगा, या अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं चाहता हूँ कि घर पर ही मैं उसकी डिलीवरी ले लूँ, तो मैं घर का एड्रेस डालूंगा। और हो सकता है कि मैं यहाँ पर जो हूँ तो यहाँ का एड्रेस डालूंगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक में हम उसको बोलेंगे कि एक ऐसा एड्रेस, ठीक है, एक ऐसा एड्रेस निकाल के दो जिस एड्रेस की यूज़र आईडी मिलती होगी किससे, यूज़र आईडी से जो टोकन में है। अब देखो इसमें एरर क्यों है, इसका रीज़न है वेट जो है, अवेट ये एसिंक्रोनस नहीं था ना, तो एरर इसलिए आ रहा था, ठीक है। तो DB कॉन्टेक्स्ट डॉट एड्रेसेस, और अब बोल रहा है कि बंदा कि ये एड्रेसेस नहीं है, एड्रेस है। देखो भाई, मेरे ये जो हमारा DB कॉन्टेक्स्ट में आपने लिखा होता है ना, ये वही होता है। DB कॉन्टेक्स्ट में आपने एड्रेस का एड्रेसेस नाम रखा है,
डीबी कॉन्टेक्स्ट में आपने रखा ना यूजर्स, एड्रेसेस, प्रोडक्ट्स, तो जो व्हाटएवर जो डीबी कॉन्टेक्स्ट में नाम होगा हम डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट वही नाम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स, ना कि यूज़र। आपने देखा होगा हम जैसे कि कहीं पर भी जब आप डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हो तो हम लिखते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स। यूज़र इज़ अ सिंगल एंटिटी, यूजर्स इज़ अ मल्टीपल, यूजर्स का प्लूरल है ये। इसी तरह से डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एड्रेसेस फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक, और हमने ये एड्रेस पा लिया। अब क्या लिखोगे इसको? अब आप इसको लिखोगे कि देखो भाई, अगर एड्रेस नल है, अगर एड्रेस नल है, एड्रेस इज नला, तो क्या करोगे? अगर एड्रेस नल है तो नहीं, मतलब अगर एड्रेस नल है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि दैट अगर एड्रेस नहीं है, हमें यहाँ पर हम कहते हैं नहीं है। अगर एड्रेस है तब हम कुछ करना चाहते हैं, यानी कि अगर एड्रेस है तो हम लिखेंगे अगर एड्रेस नॉट नल है। यहाँ पर तो फिलहाल हम लिखेंगे अगर एड्रेस नल है तो क्या करो। देखो, नल करने के टाइम पे आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। नल करने के टाइम पे आपको कुछ करना है ही नहीं, नॉट नल के टाइम पे करना है। तो फिलहाल मैं लिखूंगा कि अगर एड्रेस नॉट नल है, एड्रेस अगर नॉट नल है तो उस केस में तुम एक चीज़ कर लेना, तुम एक DTO क्रिएट करना, उसमें एड्रेस डाल के आगे पुश कर देना। और एड्रेस का ही नहीं, आपको और भी चीज़ें चाहिए। अभी आपको कार्ट को भी फेच करना है, क्योंकि कार्ट का टोटल कहाँ से लाओगे? हाँ, वो तो इससे पहले वाले पेज में था जब हम कार्ट पेज पे थे, अभी तो हम चेकआउट पेज में हैं। तो चेकआउट पेज में हमें फिर से ढूंढना पड़ेगा किसको? कार्ट को। तो हम फिर से लिखेंगे वही वैर कार्ट, और कार्ट को भी हम ढूंढेंगे किससे? कार्ट आईडी से। या अगर आप देखोगे ये जो चेकआउट पेज है, चेकआउट पेज जो है, आप चेकआउट पेज से आपके पास कार्ट आईडी तो किस में है? पैराम्स में। तो आप वहाँ से भी कार्ट आईडी निकाल सकते हो। ओके, तो ठीक है। तो हम कार्ट को ढूंढेंगे। हम कार्ट को चाहते तो यूज़र आईडी से भी ढूंढ सकते हैं। पता है क्यों? इफ़ यू हैव यूज़र आईडी यू कैन एक्चुअली फाइंड योर कार्ट। अगर आप देखोगे क्यों? क्योंकि कार्ट जो है, कार्ट में भी एक फॉरेन की है यूज़र आईडी, इससे फिजिबिलिटी बढ़ जाती है। जब ये फॉरेन कीज़ का जाल है ना यहाँ पर, तो मेरी मर्जी मैं किससे ढूंढूँ? आप अगर कार्ट ढूंढना चाहते हो डायरेक्टली यूज़र आईडी से ढूंढो। लेकिन फ़ायदा क्या है? अगर मेरे पास कार्ट आईडी भी है तो मैं कार्ट आईडी से ढूंढ लूँगा। देखो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर फ़ायदा क्या है। कार्ट आईडी इज इक्वल टू अवेट DB कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखेंगे? DB कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट पे चलाना है ना ये, तो मैं लिखूँगा DB कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट्स। अब इसमें दो मेथड है, एक होता है फाइंड एसिंक। क्या होता है? फाइंड एसिंक। देखो, अगर आपके पास कार्ट आईडी है, क्या है, डायरेक्टली आप इसमें कार्ट आईडी डाल दो तो ये चल जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कार्ट आईडी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? GUID। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे GUID GUID, और यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ट आईडी, क्योंकि हमें पता है कि दैट ये पैराम से आ रही है नहीं कार्ट आईडी, तो हमने लिखा GUID कार्ट आईडी। एंड हम ये कार्ट आईडी यहाँ पर कॉपी करके इसमें पुश कर देंगे। अब ये हो गया ना सही, हमने कार्ट को ढूंढा उसकी कार्ट आईडी से, और मैंने मेथड यूज़ किया फाइंड एसिंक। अब फाइंड एसिंक मेथड और फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक में क्या फ़र्क होता है? ये यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास। देखो, ये मेथड फास्ट है, ये मेथड स्लो है। दिस इज स्लो, दिस इज फास्ट। किसी चीज़ को फॉरेन की से ढूंढना और किसी चीज़ को उसकी प्राइमरी की से ढूंढना, इसमें फ़र्क होता है। प्राइमरी की से ढूंढने का मतलब है कि डायरेक्टली आप उसी, क्योंकि प्राइमरी की में इंडेक्सिंग हुई होती है। क्या हुई होती है? इंडेक्सिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी बुक से कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो, आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो, कोई बुक लाई है आपने, नाउ यू वांट टू रीड अ स्पेसिफिक टॉपिक, एंड आप क्या करते हो? आप बुक को खोलते हो, पहला पेज, उस पर इंडेक्स लिखा होता है ना। जैसे केमिस्ट्री का कोई बुक है, उसके सामने सारे टॉपिक्स की डिटेल लिखी होती है, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स लिखे, सारे टॉपिक्स लिखे, और साथ में साइड में लिखा है पेज नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको टॉपिक ढूंढना कितना आसान हो जाएगा? बहुत ही, क्योंकि आप इंडेक्स देखते हो, इंडेक्स देख लिया, सीधे उसी पेज पे चले गए डायरेक्ट। तो इसमें कितना टाइम लगेगा आपको? बहुत कम। अब अगर इंडेक्स ही नहीं होगा, मैं आपको बोलूँगा कि तुम ढूंढो, लेकिन टॉपिक से ही ढूंढो, लेकिन टॉपिक्स का लिस्ट कहाँ पर? टॉपिक का लिस्ट है ही नहीं, तो तुम लोग कैसे ढूंढोगे उस बुक से?
तुम सोचो कोई ऐसी बुक जिसका इंडेक्स पेज ही नहीं था, एंड अब आपको ढूंढना है कोई टॉपिक, नाउ आपको एक एक पेज देखना है, अगर उसके 500 पेज है तो फिर लग गए आप काम पे, है ना। अब आप अंदाजे से लगा सकते हो कि चलो अगर ये टॉपिक है तो शायद इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक होगा। इट मीन्स अब आपको बहुत काम करना पड़ेगा। इंडेक्सिंग से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये ना कार्ट आईडी कार्ट की प्राइमरी की है। तो कोई चीज़ को प्राइमरी की से ढूंढना मतलब इंडेक्सिंग से ढूंढना। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि दैट इस पर पहले से इस मतलब ये क्या करेगा, ये इसी कार्ट आईडी को डायरेक्ट पहुंचे, मतलब ये पूरे डीबी पे जब सर्च मारेगा ना, जब ये डीबी के ऊपर सर्च मारेगा ये डायरेक्ट इसी कार्ट आईडी के ऊपर पहुंच जाएगा। इसको पूरी डेटाबेस को ढूंढने की जरूरत नहीं, इसको पूरे डेटाबेस को छान मारने की जरूरत नहीं है। एक एक करके देखो, अगर आपको पता होगा चोर कौन है, मान लो किसी जगह पर 100 बंदे हैं, आपको पता है चोर कौन है, आप थोड़ी दूर सबके जेबों में फिरते देखोगे कि किसने लिए पैसे, किसने लिए पैसे, किसने लिए पैसे। अगर हमको पता है, अगर आप चोर को डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप सीधा उसको कॉलर पकड़ के जाओगे, भाई तुम ही ने चोरी की है ना। तो वो जो होता है ना, वो होती है इंडेक्सिंग। इसी तरह से प्राइमरी की से एग्जैक्टली पता होता है इसको कि दैट इस टेबल में ये चीज़ कहाँ पर है। इसीलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, देखो मैं आपको आज यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलते हैं, पढ़ा है कभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? नहीं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, कंप्यूटर साइंस में ही ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू रन एज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज। ठीक है, यानी कि एक किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिथम को चलने में कितना टाइम लगता है, कोई एल्गोरिथम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू रन एज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट साइड। इसको हम बिग ओ नोटेशंस में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? बिग ओ नोटेशंस में। तो अगर मैं इसकी इमेजेस देखूँ, चेक करो, ये जो ग्राफ्स होते हैं ना, इनके ऊपर डिपेंड होता है, ये हम दिखाते हैं कि किसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। देखो लीनियर समझते हो, लीनियर क्या होता है? जब एक ग्राफ बनाते हैं हम एक्स एक्सीज वाई एक्सीज पे, फिर कोई लाइन वर्टिसीज से सीधा जाती है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द वर्टिसीज, उसको बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलते हैं? जैसे देखो इनपुट साइज का मतलब होता है एन समझते हो? एन यानी कि नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। टेबल में कितना डेटा है, हाँ टेबल में कितना डेटा है। आपको क्या लगता है कि किस बुक में ज़्यादा परेशानी होगी, जिसके 1000 पेजेस हैं या किसके 10 पेजेस हैं? अगर मान लो मैंने बुक का इंडेक्स फाड़ दिया, आपको बुक दे दी, बोल रहा हूँ इसमें से एक चीज़ निकाल के दे दो मुझे, कौन सी बुक आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, 10 पेजेस वाली या 1000 पेजेस वाली? 1000 वाली। यानी कि जो मैंने आपको एक काम दिया, उस काम को कितना टाइम लगेगा ये डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेजेस पर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है फिर तो बच गई बैंड आपकी, आपको शाम तक वो ढूंढना है उसमें। जैसे हम करते हैं ना, अकी मकी जायची लिखित रोबो किड्स, बचपन में खेलते थे ना हम, एक जगह पे लिखा है आर, फिर हम ढूंढते थे कहाँ है लिखा आर। तो इसी तरह से मैं बोलूँगा कि इस बुक में कहीं पे लिखा है तितली, ढूंढो, तो तुम लोग कैसे ढूंढोगे? हाँ ऑब्वियसली आपको एक पेज पर पेज देखना है, पेज, लेकिन जितने ज़्यादा पेजेस उतना आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट साइज। क्या बोलते हैं? इनपुट साइज एन। दूसरा होता है कंप्यूटेशंस। तो अब देखो इसमें क्या है, एक होता है लीनियर कर्व का मतलब हो गया कि जितना साइज बढ़ेगा, जितना इनपुट साइज जितना बढ़ेगा उतना ही टाइम आपको लगे, उतने ही कंप्यूटेशंस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं n log n। क्या बोलते हैं? n log n, यानी कि उस वक्त n एक टर्म है, n एक नंबर है, उसको आपने क्या करना है, अपने log n निकालना है। log समझते हो ना, लॉगरिदम्स जो आपने मैथ्स में पढ़े होते हैं, n log n टाइम्स log n। जब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n log n। ठीक है, तो लीनियर एक होता है, लीनियर हो गया सीधा, जितने n है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतना टाइम लगेगा। आप बढ़ा दो, आप टर्म्स बढ़ा दो तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये किस में हुआ, जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर मैं बुक का इंडेक्स फाड़ दूँ। ठीक है, दूसरा होता है लॉग लीनियर। थोड़ा सा हल्का तेज होता है,
वो किसके बराबर होता है, n log n के बराबर होता है। इसी तरह से है क्वाड्रेटिक है, एक्सपोनेंशियल है, और दूसरा है जिसको हम बोलते हैं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस है, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता किसके ऊपर, वो डिपेंड ही नहीं करता नंबर ऑफ टर्म्स पर। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी केस में हो गया नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। हमारी केस में क्या हो गया वो, मान लो आपको मैं ऐसे ही बता दूं, मान लो 10,000 कार्ड्स हैं, हमारे यूज़र कल को बढ़ जाएंगे, हमारे पास हो सकता है 1 मिलियन यूज़र हो। अमेजॉन के कितने यूज़र्स होंगे, मिलियंस में, तो वहाँ पर कितनी कार्ड्स होंगी। अभी जब आप उनके डेटाबेस पे जब आप लिखोगे ना dbcontext.carts. अब फाइंड जब करोगे तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा कार्ड्स होंगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा कार्ड को ढूंढने में, ठीक है। अगर आप वहाँ पर इंडेक्सिंग यूज़ करते हो तो याद रखना वहाँ पर इजी हो जाएगा वो कार्ड ढूंढना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये दो चीज़ें हैं, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखो यहाँ पर किस चीज़ की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसका भी एक चार्ट यहाँ पर बना के है। फ़िलहाल अगर मैं आपको इस तरह से बता दूँ, SQL में मैं इस तरह से लिखूँगा, इन SQL फाइंडिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को ढूंढो विद प्राइमरी की, किसी भी चीज़ को आप किससे ढूंढ रहे हो, उसकी प्राइमरी की से। व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उस वक्त टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। तो मैंने ये सिंपली गूगल सर्च किया तो बोलता है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1। O1 का मतलब 0, यानी कि उसको एग्जैक्टली पता है कि ये कहां पर है। तो इसका मतलब लगभग वो कितनी है, 0 के बराबर। थ्योरेटिकली देखा जाए किसी भी चीज को प्राइमरी की से ढूंढने का मतलब है कि दैट इट विल टेक नो टाइम, चाहे ही डेटाबेस का साइज कितना भी हो, क्योंकि आप किससे ढूंढ रहे हो उसको, आप उसके यूनिक एड्रेस से उसको ढूंढ रहे हो। जब आप किसी को उसके यूनिक एड्रेस से ढूंढो, अब आपको पता है कि इरफान सर कहाँ रहते हैं, आप थोड़ी मुझे ढूंढते आओगे, आप तो ऐसे आंखें बंद करके आज चलते 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 आ जाओगे मेरे घर तक, है ना। अगर अब आपको मैं एक बोलूँगा कि दैट मैं इस एरिया में रहता हूँ, वहाँ पर 100 मकान है, तो आपको क्या करना है, आपको एक एक मकान में घुसना है। इरफान सर चल बसा, इरफान सर यहाँ पर रहते हैं, इरफान सर यहाँ पर रहते हैं। कितनी बार करोगे आपको, जब तक आपको या मैं मिल ना जाऊँ, या तो अगर मान लो अगर मेरा तीसरा ही मकान होगा तो उस केस में तो आपके वारे न्यारे होंगे, क्योंकि आपने 3 में ही ढूंढ लिया मुझे। लेकिन अगर मैं सबसे लास्ट वाले मकान में रहता हूँ तो फिर तब तक आपने कितने घर ढूंढे होंगे, 99। इसी तरह से कोई टेररिस्ट है, कोई मतलब चोर है, उसके पीछे पुलिस भाग रही है। अगर पुलिस को एग्जैक्टली पता है कि दैट ये किस घर में, किस मकान के किस घर में छुपा है, तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ी पूरी जगह को इसमें ले लेंगे, है ना। वो डायरेक्टली उसी घर में जाके उसी जगह पे उसको मार देंगे, है ना, उठा के पटक देंगे जेल के अंदर। तो ये ज़रूरी है कि जब इंडेक्सिंग हुई होती है तो उस वक्त टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 0। ओके, तो किसी चीज़ को उसके प्राइमरी की से ढूंढना, ये क्या है, इसको टाइम ही नहीं लगता कुछ। ओके, द प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। इफ यू यूज SQL स्टेटमेंट लाइक दिस, क्वेरी डिजाइन्ड टू फेच द रिकॉर्ड्स स्पेसिफिक प्राइमरी की वैल्यू exemplifies 0-1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो देखिए यहां पर आप इस चीज को भी देख लीजिए, कहता है कि सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ID इज 77। The execution of this query can vary based on the SQL engine's optimization capabilities, and the performance can differ significantly based on the indexing and query plan used. O1 complexity achieved through a hash index on the ID column or caching the result of ID 77 from a previous query. कहता है कि अगर आप इसको ID से ढूंढ रहे हो एंड ID के ऊपर अगर इंडेक्सिंग हुई है, क्या हुई है, और प्राइमरी की इंडेक्सिंग होती है, तो अगर इंडेक्सिंग हुई है तब तो इसमें 0-1 कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि ये n पर डिपेंड नहीं करता। n समझते हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन द टेबल पर डिपेंड नहीं करता। ये प्योर मैथमेटिक्स है, यहाँ पर हम कोडिंग से थोड़ा हट के आ गए। यहाँ पर अगर 0-ON अगर हम कहेंगे ON, बिग ON, बिग इसको बोलते हैं बिग ON, यानी कि फिर ये किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ रोज पर। कहता है कि इन्वॉल्विंग स्कैनिंग ईच रो इन द टेबल विच बिकम्स हाईली इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स। मान लो अगर इंडेक्सिंग हुई ही नहीं है, इसका मतलब ये ढूंढता रहेगा बेचारा किस में, टेबल में,
इसको एक एक करके ढूंढना है, इसको एक एक करके देखना है कि कहाँ पर ये है, ठीक है। और अगर ये पहले ही मिल गया इसको तो ठीक, लेकिन अगर ये टेबल के एंड में होगा तो फिर इसको पूरे टेबल को छान मारना है। उस वक्त इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग O(n). क्या है? ओके, यूटिलाइज द सॉर्टेड आईडी इंडेक्स टू परफॉर्म ए बाइनरी सर्च रिक्वायर्स अप्रॉक्सिमेटली 36 लुकअप्स फॉर अ टेबल विद 100 बिलियन रोज। कहता है कि अगर आप इसमें अगर हम बाइनरी सर्च को यूटिलाइज करें, इसमें एक चीज होती है, एक टर्म दैट्स कॉल्ड एज बाइनरी सर्च। अगर हम बाइनरी सर्च का यूज करें और अगर एक टेबल में 100 बिलियन रोज होंगे, कितने? 100, और हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च एक मेथड है, अगर हम वो करेंगे तो उस वक्त 100 बिलियन रोज में इसको 36 लुकअप्स, यानी कि इसको 36 बार उस 100 बिलियन रोज में से, यानी कि उस 100 बिलियन रोज में वो उसके 36 हिस्से करेगा। कितना? फिर 36 हिस्सों के ऊपर वो सर्च करेगा, उसमें जितना टाइम लगेगा उतना, और वो होता है किसके बराबर? log n के बराबर। कितना? log n, यानी कि आपको n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर 100 बिलियन है, तो आपको 100 बिलियन का log देखना कितना होगा, उतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ जब हम करते हैं, कोई भी DB क्वेरी जब हम करते हैं, कोई भी एल्गोरिदम जब आप रन करते हो, तो हमेशा याद रखना चाहिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी क्या करना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। तो फिलहाल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? फास्ट, इट इज O(1), ठीक है। तुम लोगों को मैं खिड़की से फेंक दूंगा, ठीक है। और इसकी जो है मोस्ट पॉसिबली इसकी होगी n log n, ठीक है। इसकी क्या होगी? n log n। तो ये कुछ मैथमेटिक्स के रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें थी। अब बताओ, अब मैं फाइंड एसिंक कार्ट आईडी करूँ या फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक यूज़र आईडी करूँ? मैं कार्ट आईडी करूँगा, ठीक है। अगर अब पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास कार्ट आईडी है ही नहीं, मैं ला ही नहीं सकता कहीं से, थी ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करता फिर मैं मजबूर था यूज़र आईडी से ही करता फिर। और यूज़र आईडी मेरे पास थी कहाँ पर? कुकीज़ में, है ना। और उसको तो मैं कहीं पर भी ला सकता हूँ बाय यूजिंग दिस रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। तो फिलहाल यहाँ पर कार्ट भी आ गई, एड्रेस भी आ गया, और एड्रेस नल नहीं है। और एंड क्या लिखेंगे? एंड कार्ट भी नल नहीं है, कार्ट भी नल नहीं है। तो उस केस में क्या करना? उस केस में भाई आप एक व्यू मॉडल क्रिएट करो। क्या करो? एक व्यू मॉडल क्रिएट करो, एंड वो व्यू मॉडल होगा कार्ट व्यू। क्या होगा? कार्ट व्यू। और इस कार्ट व्यू में जाके आप वो चीज़ें भर दो। लेकिन मसला है कि कार्ट व्यू जो है, कार्ट व्यू में हमारे पास कार्ट तो जाएगी, एड्रेस नहीं जाएगा। कार्ट गई ना, कार्ट गई, लेकिन एड्रेस नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एड्रेस एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, कार्ट व्यू में मैं इसको बोलता हूँ कि दैट कार्ट का एड्रेस भी है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड करूँगा इसमें ADDRE एड्रेस, ADDRES एड्रेस, और इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम ADDRES एड्रेस। इसका क्या बनाएंगे? गेट सेट। नहीं, ये कार्ट व्यू है मेरी जान, कार्ट व्यू, दिस इज कार्ट व्यू, दिस इज DTO। इसका डोमेन मॉडल के साथ कोई लेना है, तो डोमेन मॉडल में चेंज करेंगे तब प्रॉब्लम होगी। ये तो कार्ट व्यू है, आया समझ? इट्स अ DTO। हाँ एग्जैक्टली। फिलहाल तो ये है कि दैट अगर एड्रेस पहले से होगा इस यूज़र का, तो मैंने लिखा एड्रेस और ऊपर हम लिखेंगे ADDRE एड्रेस, तो हमने ऐसे कर दिया। और फिर जब हम रिटर्न व्यू करते हैं, फिर जब हम रिटर्न क्या करेंगे? व्यू, हम उसके अंदर ये सब चीज़ें भी डाल देंगे। तो रिटर्न व्यू, उसके साथ आप व्यू मॉडल भी पेस्ट कर दो, तो ये आगे चला जाएगा। यानी कि अब आपके व्यू में क्या क्या है? अब आपके व्यू में कार्ट की डिटेल है और एड्रेस है। फिर आप वही चीज़ कहाँ पर करोगे? अब आपको क्या करना होगा? घर पे जाके आप एक काम करो, गो टू दिस चेकआउट पेज,
सबसे पहले इसका यहाँ पर क्या इंपोर्ट कर देंगे, व्यू मॉडल इंपोर्ट करेंगे। इसका व्यू मॉडल कौन है, कार्ट व्यू। कार्ट व्यू इंपोर्ट करेंगे, फिर वही लिखना है मॉडल एट द रेट ऑफ समथिंग समथिंग, वो जो हम करते हैं। फिर यहाँ पर एक पूरा का पूरा चेकआउट पेज बनेगा, और ये तभी होगा जब एड्रेस और कार्ट मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो क्या करना है, तो उस केस में हम एक व्यू बैग मैसेज भेज देंगे। क्या भेज देंगे, आप वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पर ये तो इफ़ के कंडीशन में आप व्यू मॉडल पास कर रहे हो, अगर का एड्रेस और कार्ट नल नहीं है। लेकिन अगर वो नल है तो क्या करना है, तो तुम एक व्यू बैग में एरर मैसेज डाल दो, बोलना कि कार्ट नहीं मिली, एड्रेस नहीं मिला। तो इसका मतलब ना आपने इससे पहले हमारे साथ शॉपिंग की है, ना आपने कोई ऑर्डर क्रिएट किया है, तो आप पहले शॉपिंग करके आओ। शॉपिंग करने के लिए का मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स फिर वो बंदा पहले जाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा। ठीक है, नहीं वो खुद से जाएगा। हाँ, उसके लिए हम वहाँ पर लिंक्स विंक्स डाल देंगे उसको, तो फिर वो उन पे क्लिक करके शॉपिंग करेगा। ठीक है, हम डाल देंगे बेस्ट सेलर्स की लिंक। ठीक है, ऐसे ही हम 2-3 चीज़ों की लिंक्स डाल देंगे, सो दैट कि वो उन चीज़ों को ऐड टू कार्ट करे। देखो ये नल चेक जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये तो मोस्ट पॉसिबली चलेगा ही नहीं कभी। पता है क्यों? क्योंकि कार्ट थोड़ी नल है, क्योंकि कार्ट आईडी हम गुइड से ला रहे हैं ना। इट मीन्स कार्ट तो ऑलरेडी है, इट मीन्स ये कोड हमेशा चलेगा। ये सिर्फ हम करते हैं उस सिचुएशन में जब कार्ट ही नहीं होगी, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो 99% टाइम्स होगी ही नहीं। क्योंकि जब कोई बंदा लॉग्ड इन है, जब किसी बंदे ने चेकआउट पर क्लिक किया, प्रोसीड टू चेकआउट, इसका मतलब कार्ट से ही तो आया है ना, तो इसका मतलब कार्ट होगी। इट मीन्स ये 99% टाइम्स ये होगा। और ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये एरर की दरकार है। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर तब होगा जब एरर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ अभी व्यू बैग डॉट, मान लो व्यू बैग डॉट एरर मैसेज इज इक्वल टू नो कार्ट फाउंड। ये कब होगा, ये तो किसी मतलब रियर केस में होगा। इसका मतलब ऊपर का ही कोड चलेगा, ऊपर का ही कोड चलेगा। मैंने एंड लिखा ना, तो चलो उसमें और लगा देंगे। ठीक है, या इसको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे इसको, कौन सा ही बड़ा मसला है। ठीक है, अलग अलग कर देंगे इसको। मैंने इस पे एक ही नल लगाया था, एड्रेस अगर नल है, ये अगर नल है, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे इस लॉजिक को। और हमारे पास जब टेस्टिंग हम करते हैं उस वक्त हम कोड में थोड़ा हेर बदल कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा था। बाद में पता ही है कि अगर एड्रेस जो है वो नल है, हमको ये सिर्फ चीज़ कब करनी है, अगर कार्ट नल नहीं होगी। अगर एड्रेस नल नहीं है, इसमें आप और भी लगा सकते हो कि अगर दोनों चीज़ों में कोई एक चीज़ भी है तो कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं। कल इसमें देखते हैं कि इसमें कहीं पे लॉजिक में अगर चेंजेस होंगी करनी तो हम कर देंगे। और हम कल इसका कौन सा पेज बनाएंगे, चेकआउट पेज। कल हम क्या बनाएंगे, चेकआउट पेज।